हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द सेशन। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसमें हम सक्सेसफुली रीअब्जॉर्प्शन तक पढ़ चुके थे। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ चुके थे पूरा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। और मैंने बात करी थी अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जो कि अच्छे बच्चों को, अच्छे अच्छे टीचर्स को समझ नहीं आता है। तो इसको आज हम एकदम इजी वे में समझेंगे, बिल्कुल हलवा कर देंगे, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो डट के बैठ जाना, अच्छे से समझने के लिए तैयार हो जाना। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, दैट इज विद द मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। कोई भी चीज शुरू करते हैं, कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, तो हम उसके पहले नाम में घुस जाते हैं और उसके नाम के चीथड़े उड़ा देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक? मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। एक मैकेनिज्म कॉन्सेंट्रेट करने का, किस चीज को? फिल्ट्रेट को। फिल्ट्रेट को कंसंट्रेशन करने का मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। अब ये फिल्ट्रेट क्या है? फिल्ट्रेट क्या है? ये था बेटा बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, यहां से गुजरा था ग्लोमेरुलस। अब यहां से ब्लड जो फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में आ रहा था, यहां से जो ब्लड फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में आ रहा था बेटा, उसी को हमने क्या बोला? फिल्ट्रेट। उसी को हमने क्या बोला? फिल्ट्रेट। और वो फिर फर्दर आगे जाके फर्दर यहां से आगे जाके क्या बन जा रहा था? यूरिन। यूरिन। तो यही फिल्ट्रेट आगे जाके क्या बनता है? यूरिन। मतलब इस यूरिन को कंसंट्रेट करने के मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। कंसंट्रेट करने का मतलब इसमें से हम क्या निकालेंगे? पानी। 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 अगर किसी भी चीज में से पानी निकाल लो तो बची हुई चीज कैसे हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेट। पानी डाल दो तो वो चीज कैसी हो जाएगी? डाइल्यूट। तो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा चीज है इंपॉर्टेंट, पानी। तो हमारी बॉडी चाहती है कि हम सारा पानी कंजर्व करें, अपनी बॉडी में ही रखें। तो हम यूरिन से जितना पानी खींच सकें, उसी पानी खींचने के मैकेनिज्म को बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो ये था नाम का मतलब। अभी इसके अंदर काम क्या होता है वो तो हमने समझा ही नहीं। तो इसमें टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है? यूरिन से पानी निकालने के मैकेनिज्म को। अब वो कैसे निकलेगा, कहाँ निकलेगा, कब निकलेगा, कौन निकालेगा, पूरा डिटेल में घुस जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक को एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज काउंटर करंट। काउंटर करंट मैकेनिज्म, या फिर मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी बचाओ आंदोलन। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इस लाइन का मतलब समझ आ गया। लेकिन सर ये क्या है काउंटर करंट? काउंटर, काउंटर मतलब अपोजिट। काउंटर का मतलब क्या होता है? मैंने इसको मारा, इसने मुझे मारा। मैंने इस पे अटैक किया, उसने मुझ पे काउंटर अटैक किया। इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल फेंकी, पाकिस्तान ने इंडिया पे मिसाइल फेंकी। मतलब अटैक का क्या हो गया? काउंटर अटैक। मतलब एक ने कुछ किया तो दूसरा, मतलब एक दूसरे के जब कुछ अपोजिट हो रहा हो, अपोजिट वाले वर्ड के लिए यूज होता है काउंटर। और करंट का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लो। फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली चीज को ही हम यहाँ पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म के अंदर। अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो क्या हो रहा है उसको समझते हैं। क्या फ्लो हो रहा है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में? एक प्यारा सा यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा। ये हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या आती है? यहाँ पर ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल ही कोइल हो जाता है अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी। क्या बनाता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा।
अब एक काउंटर करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो रहा है, नेफ्रॉन के अंदर फ्लो हो रहा है बेटा फिल्ट्रेट दैट इज यूरिन, एंड इट्स कैपिलरीज के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, तो ब्लड। तो क्या चीजें हैं वो दो चीजें जो फ्लो हो सकती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक है ब्लड और एक है फिल्ट्रेट। तो नंबर ऑफ काउंटर करंट मतलब कितने काउंटर करंट अपनी बॉडी में चल रहे होते हैं, तो अपन उस नंबर को लिखेंगे बेटा, कितने चल रहे होते हैं, 4। कितने चल रहे होते हैं, 4। अब समझेंगे कैसे। पहला काउंटर करंट समझते हैं। पहला, यहां से यूरिन बह रहा है नीचे, यहां से बह रहा है ऊपर, दैट इज द फर्स्ट काउंटर करंट between the descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop. First, second, ब्लड, ये तो होगा फिल्ट्रेट। अब ब्लड, यहां से ब्लड बह रहा है नीचे, यहां से ब्लड बह रहा है ऊपर, दिस इज सेकंड काउंटर करंट इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, सेकंड काउंटर करंट। थर्ड, यहां से ब्लड, बिटवीन ब्लड एंड फिल्ट्रेट, यहां से ब्लड बह रहा है ऊपर, यहां से ब्लड बह रहा है नीचे, इन बिटवीन असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां से यूरिन बह रहा है ऊपर, यहां से ब्लड बह रहा है नीचे, दैट इज फोर्थ, इन बिटवीन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो कितने काउंटर करंट्स, 4। कितने काउंटर करंट है हमारी बॉडी में, 4, बिटवीन बोथ द लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बिटवीन बोथ द लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, इन बिटवीन वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। तो 4 काउंटर करंट चल रहे हैं। अब इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को ही डिटेल में देखना है। और मैमल्स के पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बाय विच मैकेनिज्म, बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। और कितना कॉन्सेंट्रेटेड, 4x कॉन्सेंट्रेटेड। एनसीईआरटी बताती है कि लास्ट लाइन है एनसीईआरटी के इस टॉपिक की कि मैमल्स कैन प्रोड्यूस 4x कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर 300 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलरिटी है तो यूरिन कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा यूरिन, 1200 मिली ऑस्मोल। ये बात भी यहाँ समझ नहीं आएगी, इसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अभी समझ लो ये 300 से 1200 ऑस्मोलिटी में चेंज आता है, 4 गुना चेंज आता है ऑस्मोलिटी में, तो इसलिए ही बोलते हैं कि 4x। जब मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा तो दोबारा इस बात पे गौर डालूंगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। अब जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है ना बेटा, इसमें मेनली 2 चीजें बहुत मेन रोल प्ले करती है। मैंने डायग्राम में भी आपको वो 2 चीजें बताई है, एक तो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। ये क्या है बेटा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ये क्या है, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। एक चीज और समझ लो जिसको मैं आगे क्लियरफाई कर लूंगा, लूप ऑफ हेनले को बोलते हैं बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या होता है अभी बस समझ लो, आगे आके समझाऊंगा। इसको बोलते हैं बेटा काउंटर करंट एक्सचेंजर, इसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। पूरे दुनिया में कोई नहीं बताएगा कि इनका दूसरा नाम ये होता है, काउंटर करंट एक्सचेंजर एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। मतलब क्यों होता है, किस लिए बोलते हैं, अगली स्लाइड में बताएंगे। ये था इंट्रोडक्शन। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करी थी, दैट इज अबाउट द ऑस्मोलरिटी, जो अपने अगले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम आने वाली है। मैंने आपको बताया था कि अपनी जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये अपनी ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी होती है। और जब हम किसी और सॉल्यूशन की ऑस्मोलरिटी देखते हैं हमारी बॉडी में, तो हम इसको रेफरेंस मान के देखते हैं। तो अपन यहाँ से 3 कंक्लूजन निकालेंगे जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलरिटी सेम है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड प्लाज्मा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलरिटी विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड प्लाज्मा सेम है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मतलब जितनी ऑस्मोलरिटी प्लाज्मा की उतनी ही सी, उसको बोलेंगे बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलरिटी कम है, मतलब ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो उसको बोलेंगे बेटा हाइपोटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलरिटी ब्लड प्लाज्मा से भी ज्यादा है, ब्लड प्लाज्मा से भी ज्यादा है, मतलब हाइपरटोनिक। कैपिटल एच बोले तो हाइपरटोनिक, स्मॉल एच बोले तो हाइपोटोनिक।
आई बोले तो आइसोटोनिक। तो मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास में समझाया था, मैंने बोला था काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम आएगा, आज काम आएगा, डिटेल में समझेंगे। ये अपनी फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट होती है, एक बार ऑब्जर्व करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब डिटेल में समझते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसके लिए हमको एक बढ़िया सा प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो हम बनाते हैं। हाँ तो जाएगा ना यहाँ पर। ये हमारा प्यारा सा नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस, आने वाली आर्टरी एफिरियंट, जाने वाली इफरेंट, और यही इफरेंट आर्टरी कॉइल हो जाती है अराउंड इसी को बोला जाता है यहाँ पर पेरिटिबुलर कैपिलरीज, और लूप ऑफ हेनले के अराउंड बोला जाता है वासा रेक्टा। तो ये है हमारा डायग्राम, जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि काउंटर करंट आखिर होता क्या है। अब बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम था पानी निकालना, यूरिन में से पानी निकालना। मतलब यहां से जो फिल्ट्रेट आया, यहां से जो फिल्ट्रेट आया, यहां से जो फिल्ट्रेट अंदर आया, अब उसमें से अपने को पानी निकालना है। ये फिल्ट्रेट चलेगा 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 चलेगा, और यहाँ किस फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से निकलेगा यूरिन की फॉर्म में। अब मैंने बताया था सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो जो मैक्सिमम है वो यहाँ से हो गया, दैट इज H2O, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी से। लेकिन अपने को पानी और निकालना है। अभी बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म कब चलता है, हमेशा चलता रहता है। मतलब मैं दिन में 3 लीटर पानी पी रहा हूँ तब भी क्या मुझे पानी बचाने की जरूरत है, नहीं। काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब मैमल्स के पास एबिलिटी है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मतलब जब जरूरत पड़ी मैमल्स को, जब बॉडी में पानी की कमी हुई, तब उन्होंने क्या किया, यूरिन में से पानी निकालने वाला मैकेनिज्म चालू कर लिया। तो इनके पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द काउंटर करंट मैकेनिज्म चला के कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की। तो जब बॉडी में पानी की कमी होगी तभी ये काम होगा। अब इस काम में मैंने आपको बताया दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। और हमने दो टाइप के ही नेफ्रॉन पढ़े थे, जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल। तो मुझे बताओ कौन सा नेफ्रॉन है जिसके पास वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होते हैं। हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो बेटा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, उन्हीं के अंदर ये चीजें वेल डेवलप होती है। तो आपको पूछा जाए काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन से टाइप के नेफ्रॉन शो करते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी, तो आपको बताना है जक्स्टामेडुलरी। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दूर दूर तक कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे कि कौन से नेफ्रॉन शो करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि उन्हीं के पास वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप होते हैं, मेडुला में डीप डाउन सिचुएटेड होते हैं, एकदम डिप्ड होते हैं लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया यहां से पीसीटी से, लेकिन पानी का एब्जॉर्प्शन और करना है और ज्यादा करना है, क्योंकि पानी की कमी है, पानी का एब्जॉर्प्शन करना है। तो इसके बाद कहां से पानी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कहां से हो सकता है, कलेक्टिंग डक्ट से। तो आपसे पूछे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया पीसीटी से, कहां से हो गया, इसको बोलते हैं बेटा पीसीटी, इट इज
DCT, ये है लूप ऑफ हेनले, सबको पता है। ये है कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी के पास जो मैक्सिमम पानी कहां पर आ रहा है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट में। कैसे, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मैंने आपको बताया था, अलग अलग 4000 नेफ्रॉन्स, 4000 नेफ्रॉन्स यहाँ पर खुल रहे हैं। 4000 नेफ्रॉन्स यहाँ पर खुल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी है, सबसे ज्यादा पानी है, सबसे ज्यादा पानी है, सबसे ज्यादा पानी है। अगर कलेक्टिंग डक्ट में सबसे ज्यादा बेटा पानी है, सबसे ज्यादा पानी है, तो मतलब सॉल्यूट कम है। अगर पानी ज्यादा सॉल्यूट कम, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा? हाइपोटोनिक। तो कलेक्टिंग डक्ट में कैसा होता है बेटा सॉल्यूशन? अपन बोलेंगे हाइपोटोनिक। कलेक्टिंग डक्ट में कैसा है सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक। अब अपने को इसमें से पानी निकालना है, पानी निकालना है। तो यहां पर एक कंसेप्ट को और समझेंगे। अब कभी भी पानी कहां जाता है बेटा? हाइपो से हाइपर की तरफ। पानी कहां जाता है बेटा? हाइपो से हाइपर की तरफ। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कहां होता है बेटा? हाइपो से हाइपर की तरफ। मतलब यहां पानी ज्यादा, ज्यादा से कम की तरफ। और जो सॉल्ट का मूवमेंट है बेटा, सॉल्ट बोले तो NaCl, वो जाएगा हाइपर से हाइपो की तरफ। क्यों? क्योंकि हाइपर में सॉल्ट ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आपको ये लोग याद रखना है, पानी जाएगा हाइपो से हाइपर की तरफ और सॉल्ट जाएगा हाइपर से हाइपो की तरफ। कुछ भी नहीं है, पानी इधर ज्यादा तो ज्यादा से कम की तरफ, सॉल्ट इधर ज्यादा तो ज्यादा से कम की तरफ। कंफ्यूजन, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा वाया द प्रोसेस ऑस्मोसिस। वाटर की मूवमेंट कौन से प्रोसेस से होती है? ऑस्मोसिस से। अब यहाँ पर पानी ज्यादा है तो अपने को यहाँ बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक है, तो ये पानी बाहर कब जाएगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कब जाएगा? जब यहाँ पर क्या हो? हाइपरटोनिक सिचुएशन हो, मतलब यहाँ पर पानी की कमी हो, यहाँ पर पानी की कमी हो। उससे पहले एक चीज अपन और बनाते हैं जो इसमें रह गई है। ऑस्मोलरिटी की वैल्यूज। ऑस्मोलरिटी की वैल्यूज अपन को लिखना जरूरी है। क्या हो रहा है ये आज, कॉपी क्यों नहीं हो रही है? नाउ एक बार ऑस्मोलरिटी की वैल्यूज को अपन लिख लेते हैं। यह है बेटा यहाँ पर 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ पर बेटा 600, यहाँ पर है 900, यहाँ पर है 1200। ये क्या है? ऑस्मोलरिटी। बाहर वाले पोर्शन को बोला बेटा कॉर्टेक्स, बाहर वाले पोर्शन को बोला कॉर्टेक्स, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो ये वाला पार्ट है बेटा कहाँ रहता है? कॉर्टेक्स में। और ये वाला पार्ट कहाँ रहता है? मेडुला में। तो ये वाला पार्ट हो गया बेटा आउटर मेडुला, मतलब मेडुला को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर इनर। और ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा पार्ट इनर मेडुला। इनर मेडुला थोड़ा बड़ा होता है, इनर मेडुला। इस चीज को एक बार देख लेंगे। ये है अपना लूप ऑफ हेनले और ये है अपना वासा रेक्टा। जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते हैं तो बेटा ऑस्मोलरिटी में इंक्रीमेंट आता है। ये कैसे आता है इसी को समझना है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया, ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी थी? 300। फिल्ट्रेट आया, जो फिल्ट्रेट आता है ना उसकी भी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है बेटा? 300। तो स्टार्टिंग होती है 300 से। मतलब यहाँ पर पूछा जाए बोमन्स कैप्सूल और पीसीटी में फिल्ट्रेट कैसा होता है? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक? तो हमने देखा ब्लड प्लाज्मा की भी 300, इसकी भी 300। तो पीसीटी में कैसा होता है बेटा? आइसोटोनिक। पीसीटी में कैसा होता है? आइसोटोनिक। अब ये चला 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 चला, मैंने आपको क्या बताया था?
डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, असेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अपने को पानी निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, सांसें थाम के बैठ जाना। पानी निकालना है तो यहां पर है हाइपोटोनिक, यहां पर है हाइपोटोनिक, यहां पर कैसा करना पड़ेगा, हाइपरटोनिक। क्या करना पड़ेगा, हाइपरटोनिक। तभी तो पानी यहां से यहां चला आएगा, यहां से यहां चला आएगा, यहां से यहां चला आएगा। लेकिन यहाँ हाइपरटोनिक करे कैसे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाए कैसे, सॉल्ट कैसे बढ़ाए, ऐसे बढ़ाएंगे, यहां से निकलता है वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब से क्या निकल जाता है बेटा, वाटर। और अगर यहां से वाटर निकलता गया, 300 में से पानी निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्ट बढ़ता गया 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200। क्या ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी भैया, मैक्सिमम। मेरे भाई ऑस्मोलरिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो एट द एंड ऑफ लूप ऑफ हेनले, एकदम सेंटर में ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाती है, मैक्सिमम। यहाँ से मैक्सिमम पानी निकल चुका है, अब बचा है मैक्सिमम सॉल्ट। क्या बचा है यहाँ पर, मैक्सिमम सॉल्ट। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा NaCl। क्या निकलेगा, NaCl। क्या निकलेगा, NaCl। अब यहां से NaCl निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, तो इनर मेडुला में तो ऑस्मोलरिटी हो गई, लेकिन NaCl खत्म हो गया। तो ये तो निकल गया था पैसिवली, क्योंकि यहां था ज्यादा, यहां था कम। हाई टू लो नमक चला गया पैसिवली। ये कैसा गया, ये गया पैसिवली। और मैंने आपको बताया था कि जो थिक असेंडिंग लिम्ब होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो एक्टिवली NaCl को निकालते हैं, एक्टिवली NaCl को निकालते हैं। तो यहां से हमने इसको एक्टिवली निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, एक्टिवली। और मैंने आपको ट्रांसपोर्टर का नाम भी बताया था, उसका नाम था वाया NK2Cc। यहां पर कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है बेटा, NK2Cc। याद नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर हमने क्या बात करी, एक बार समराइज करते हैं। इस टॉपिक में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। कंसेप्ट क्या था, यूरिन से पानी निकालना है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो चुका PCT से, लेकिन अब इसके अलावा कहां से निकाल सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में ही सारे नेफ्रॉन खुल रहे हैं, और सबसे ज्यादा पानी कहां पर है, कलेक्टिंग डक्ट में। और जहां पानी बहुत ज्यादा, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा, तो सॉल्यूशन इधर का होना चाहिए हाइपरटोनिक, तभी तो पानी यहां से रीएब्सॉर्ब होके इधर आएगा। अब यहां से पानी निकालना है, इस जगह को बनाना है हाइपरटोनिक, मतलब यहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ानी है। वो किसने बढ़ाई, लूप ऑफ हेनले ने। किसने बढ़ाई, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का काम क्या हुआ, मेड्यूलरी, ये वाला मेड्यूलरी इलाका है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी को बढ़ाना, मतलब सॉल्ट को बढ़ाना, मतलब मल्टीप्लाई करना ऑस्मोलरिटी को। इसीलिए तो बेटा इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले को काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्योंकि ये ऑस्मोलरिटी को बढ़ाता है इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। समझ में आया इसको मल्टीप्लायर क्यों बोला, क्योंकि इट इंक्रीजेस द ऑस्मोलरिटी इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी को बढ़ाता है, नमक निकालता है वाया थिन लूप ऑफ हेनले से पैसिवली, थिक लिम्ब से एक्टिवली। तो यहां पर NaCl निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, तो 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200। अब आपके मन में डाउट होगा, सर यहाँ पे भी NaCl निकाला, यहाँ भी NaCl निकाला, तो यहाँ पर 300 से 600, यहाँ पर 1200 कैसे हो गया, नमक तो दोनों जगह बराबर निकाला। बेटा मैंने आपको बताया इनर मेडुला बड़ा होता है, आउटर मेडुला छोटा होता है, तो हम यहाँ से ज्यादा पानी निकाल सकते हैं। अब हमको यहाँ से ज्यादा पानी निकालना था, उसके लिए हमने यहाँ से चुपके से क्या निकाल लिया, चुपके से यहाँ से निकाल लिया बेटा यूरिया। यूरिया which also increases the osmolarity in the medullary interstitium। तो हमने नीचे से यूरिया भी निकाल लिया, इसलिए यहाँ की ऑस्मोलरिटी 900 और 1200 हुई, और ऊपर की ओनली 600 हुई। तो ऊपर क्या था, सिर्फ NaCl। अब नीचे पानी ज्यादा था, क्योंकि ये ट्यूब लंबी थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से पानी और ज्यादा निकाला जा सकता है, तो हमने यहाँ से यूरिया भी निकाल लिया। अब अगला डाउट आएगा, सर यूरिया को तो निकालना था यूरिन के साथ, तुमने तो वापस निकाल लिया यूरिन में से। अरे बेटा उसको भी ठिकाने लगा देंगे, अभी अपना काम है पानी निकालना, हमने पानी निकाल लिया। अब जैसे जैसे यूरिया से इधर आया, यहाँ की ऑस्मोलरिटी और बढ़ी। अब ऑस्मोलरिटी और बढ़ी, तो यहाँ से क्या निकला बेटा, पानी, पानी, पानी। तो यहाँ पर पूरा क्या भर गया, पानी ही पानी भर गया, पानी ही पानी भर गया, और इस यूरिया का काम पूरा हो गया। और इस यूरिया को हमने वापस कहाँ सिक्रीट करा दिया बेटा, थिन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले।
फिर ये यूरिया यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, फिर ये यूरिया आएगा, फिर ये यूरिया आएगा, फिर ये यूरिया आएगा, फिर ये वापस चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। एक छोटी सी यूरिया साइकिल बिटवीन द असेंडिंग लिप ऑफ एनले एंड कलेक्टिंग डक्ट चलती रहती है। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया रीअब्सॉर्ब किया जाता है और थिन लिम्ब में वापस सिक्रीट कर दिया जाता है टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ताकि यहाँ पर ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता रहे। तो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ गया। अब यहाँ आ तो गया, अब ये करेगा क्या बैठा बेटा, बॉडी में तो गया नहीं, कहाँ रह गया ये, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। अब रोल आता है बेटा अपने काउंटर करंट एक्सचेंजर का, वासा रेक्टा का, वासा रेक्टा का। अब यहां वासा रेक्टा में क्या आ रहा था बेटा, ब्लड। वासा रेक्टा में आ रहा था, एक सेकंड, वासा रेक्टा में आ रहा था बेटा ब्लड, जिसकी ऑस्मोलिटी कितनी थी, 300 मिली ऑस्मोल। अब यहां से ब्लड आया 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 आया, मतलब 300 ऑस्मोलिटी, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम। तो कैसा है इसके अंदर, ये है हाइपोटोनिक, मतलब स्मॉल एच, सॉल्ट बहुत कम। यहां पर कैसा है, हाइपरटोनिक, क्योंकि वाटर यहां पर आता गया आता गया आता गया, तो वाटर आने की वजह से ये हाइपोटोनिक किस में कन्वर्ट हो गया, ये हाइपोटोनिक भी किस में खत्म हो गया, हाइपोटोनिक में। अब ये 300 है, ये हाइपो है, इसके लिए ये आइसोटोनिक, इसके लिए आइसोटोनिक किसका काम करेगा, हाइपरटोनिक का। यहां पर ये क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक इसके रेस्पेक्ट में। तो ये जो वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में था, ये वाटर को कौन ले लेगा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। तो ये क्या चला गया बेटा, वाटर। यहां पर कंफ्यूजन हुआ होगा, वापस से रिवाइज करते हैं। कलेक्टिंग बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, दुनिया में कोई समझा नहीं सकता इसको, सब उड़ा देते हैं। एनसीईआरटी के बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल पे बता रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हर कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए चलेंगे। वापस से सुनना, पानी निकालना था, कलेक्टिंग से पानी निकाल लिया, यहाँ पर था हाइपो, हाइपो से हाइपर की तरफ पानी भेज दिया। अब जैसे ही पानी यहाँ पर आया, तो पानी जैसे ही ज्यादा हुआ, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो गई, तो पानी जैसे ही ज्यादा होता है तो हाइपर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, हाइपो में। अब यहाँ से ब्लड आ रहा था आइसोटोनिक, 300 ऑस्मोलिटी, मतलब आइसोटोनिक। अब हाइपो के कंपैरिजन में आइसो कैसा बिहेव करेगा, हाइपरटोनिक। तो ये हाइपो से वाटर कहां चला जाएगा, वासा रेक्टा में। तो वासा रेक्टा ने यहां से वाटर को यहां पर ले लिया अपने अंदर, तो वाटर का एक्सचेंज हो गया। अब जैसे जैसे नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, ऑस्मोलरिटी बढ़ती गई, तो कहीं ये वाटर वापस ना आ जाए इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो वासा रेक्टा ने क्या किया, इस NaCl को भी अपने अंदर ले लिया, इस NaCl को भी अपने अंदर ले लिया। तो यहां पर NaCl भी आ गया। इसीलिए नीचे आते आते वासा रेक्टा में क्या हो गया, भयंकर पानी, और यहाँ की ऑस्मोलिटी हो गई बहुत ज्यादा। यहाँ पर पानी भी है प्लस सॉल्ट भी है, पानी भी है प्लस सॉल्ट भी है। तो यहाँ पर पानी भी है, सॉल्ट भी है, पानी भी है, सॉल्ट भी है, तो ऑस्मोलिटी कितनी होगी, भयंकर ज्यादा, 1200 मिली ऑस्मोल। तो ये पानी निकला, लिया किसने, वासा रेक्टा ने। ये नमक निकला, किसने लिया, वासा रेक्टा। अब जैसे जैसे वासा रेक्टा आगे जाती गई जाती गई जाती गई, ऊपर जाते जाते क्या हुई, ऑस्मोलरिटी कम हुई, ऑस्मोलरिटी कम हुई, मतलब यहाँ नमक ज्यादा, यहाँ नमक कम, यहाँ नमक ज्यादा, यहाँ नमक कम। तो मैंने क्या बताया था, नमक कहाँ जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। तो ये वाला नमक यहाँ से NaCl बाहर आ गया, यहाँ से NaCl बाहर आ गया, यहाँ से NaCl बाहर आ गया, और यहाँ पर बना दिया ऑस्मोलरिटी हाई। वापस से ऑस्मोलरिटी यहाँ पर बढ़ती गई। अब यहाँ ऑस्मोलरिटी बढ़ी, तो यहाँ से और पानी भर आया, और पानी भर आया, और पानी भर आया, और पानी भर आया। तो इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो एनसीईआरटी लाइन बोलती है कि जो NaCl यहाँ से लिया था, उस NaCl को यहाँ से लौटा दिया गया है। तो जो NaCl यहाँ से लिया, उसको यहाँ से लौटा दिया, इसको यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ पर लौटा दिया। इसीलिए वासा रेक्टा को क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर करंट एक्सचेंजर। उसने क्या काम किया, इधर से लिया इधर दे दिया, इधर से लिया इधर दे दिया, मतलब सिर्फ एक्सचेंज करने का काम किया, उसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो दोनों वर्ड्स का मतलब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब इस पानी को ये वासा रेक्टा ले लेगी और लेके निकल जाएगी, इस पानी को ये वासा रेक्टा ले लेगी, वाटर, वाटर किसने ले लिया, वासा रेक्टा ने।
और ये बाहर निकल गई। अपना काम था पानी को रीअब्जॉर्प्शन करना, पानी रीअब्जॉर्ब हो गया और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो गया। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म। 2-3 बातें एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पर खत्म होता है। एक बार ऑब्जर्व करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी है मेरी। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें। यहां से जो फिल्ट्रेट आया वो था आइसोटोनिक। तो आपसे पूछे कि पीसीटी में, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। पीसीटी में फिल्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू ब्लड प्लाज्मा कैसा होता है, आपको पता चल गया, आइसोटोनिक। अब जैसे जैसे नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे, क्या निकलता गया, पानी निकलता गया, पानी निकलता गया, पानी निकलता गया। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पानी निकलता गया, सॉल्यूट बढ़ता गया, सॉल्ट बढ़ता गया, मतलब कैसा होता गया फिल्ट्रेट, हाइपरटोनिक। तो आपसे पूछे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक। कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक। अब पानी निकलता गया निकलता गया निकलता गया, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ सॉल्ट। अब यहाँ से सॉल्ट निकल रहा है, सॉल्ट निकल रहा है, सॉल्ट निकल रहा है, सॉल्ट निकल रहा है, मतलब ऑस्मोलरिटी कम हो रही है, ऑस्मोलरिटी कम हो रही है। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है बेटा, हाइपोटोनिक। कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक। ये सवाल है, पीसीटी में फिल्ट्रेट कैसा है, आइसोटोनिक। डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट कैसा है, हाइपरटोनिक। असेंडिंग लिम्ब में कैसा है, हाइपोटोनिक। आगे भी हाइपोटोनिक, यहां भी हाइपोटोनिक। ये आपको बात याद रखनी है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा सवाल क्या आएगा कि कंसंट्रेटिंग सेगमेंट और डाइल्यूटिंग सेगमेंट। अब ये क्या होता है कि कौन सा पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेटिंग सेगमेंट, मतलब यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला सेगमेंट है, मतलब पानी वहां से निकालने वाला सेगमेंट है। तो देखेंगे आप, यहां से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, मतलब यूरिन में क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सॉल्ट बढ़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेटिंग सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। डिसेंडिंग लिम्ब को बोलते हैं कंसंट्रेटिंग। और असेंडिंग लिम्ब से क्या निकल रहा है, सॉल्ट, 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 मतलब क्या बढ़ रहा है, पानी, पानी। तो ये कैसा हो गया, डाइल्यूटिंग सेगमेंट। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड एज डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द बॉडी। पूरी दुनिया में ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि कहीं लिखी ही नहीं है अपने सिलेबस में। हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, ताकि नीट में कुछ भी आ जाए हम फोड़ देंगे उस टॉपिक को। तो ये था हमारा काउंटर करंट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैमल्स होते हैं, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, उनका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। क्यों, अब समझ आया क्यों बड़ा होता है, क्योंकि वहां से उनको पानी एब्जॉर्ब करना है, पानी को रीअब्जॉर्ब करना है। जितना लंबा लूप ऑफ हेनले, उतना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन, उतना ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। तो आपको 3-4 नेफ्रॉन के डायग्राम दे दिए जाए और लंबे लंबे लूप ऑफ हेनले बना दिए जाए, तो जिसका लूप ऑफ हेनले सबसे ज्यादा लंबा होगा, वो सबसे ज्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर पाएगा, वो उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाएगा। जैसे 300 से 1200 यहाँ पर हो रहा है, अगर और ज्यादा लंबा होता तो ये 1200 से 1400 होता, 1500 होता। जितना ज्यादा लंबा लूप ऑफ हेनले, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो आया कितना था, 300, निकला कितना था, 1200। हो गया ना बेटा, 300 से 1200, 4x। तो mammals have ability to produce a concentrated urine 4x टाइम। कितना गुना, 4 गुना concentrated urine प्रोड्यूस करता है। और ये जो ग्रेडियंट है, यहाँ पर ग्रेडियंट मतलब ट्रांसफर करने के लिए ग्रेडियंट डेवलप किसने किया, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, तो ग्रेडियंट इज डेवलप्ड बाय, यहाँ पर प्यारा सा लिख लेते हैं अपन, ग्रेडियंट इज डेवलप्ड बाय, ग्रेडियंट किसने डेवलप किया, ग्रेडियंट किसने डेवलप किया, NaCl और यूरिया, ताकि यहां पर ऑस्मोलरिटी बढ़ सके और पानी आ सके। तो ग्रेडियंट इज डेवलप्ड बाय NaCl एंड यूरिया। एनसीईआरटी की एक एक लाइन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। एनसीईआरटी की 10 लाइन कहने को है, लेकिन हमने पढ़ी है आधे से 45 घंटे में, आधे घंटे के अंदर अंदर लगभग इस टॉपिक को। लोग बाग 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ा के निकल लेते हैं, लेकिन अपन इसको डिटेल में देखा है। एक बार ऑब्जर्व करेंगे हमारा टॉपिक, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, सब बता दिया है, जो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। इसके बाद आते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यूरिन फॉर्मेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्टर एक टॉपिक था, और जहां से अब क्वेश्चन आने की संभावना है वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। इसको समझते हैं। अपनी किडनी
का रेगुलेशन करना। रेगुलेशन मतलब क्या है? किडनी का रेगुलेशन करना मतलब नेफ्रॉन का रेगुलेशन करना। नेफ्रॉन का रेगुलेशन करना मतलब जीएफआर का रेगुलेशन करना। और हमारी जीएफआर कितनी होती है? 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। इसको इस लेवल पे कांस्टेंट बनाए रखना कि ना ये बढ़े ना ये कम हो। अगर जीएफआर बढ़ गई तो उसको कम किया जाए और ये घट गई तो उसको बढ़ाया जाए। इसी का मतलब है किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना। इसको अपन 3 तरीके से करते हैं, वन बाय वन हर एक तरीके को पढ़ते हैं कि कैसे रेगुलेट किया जाता है किडनी के फंक्शन को। तो पहला आता है कंट्रोल बाय एडीएच, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब एडीएच कैसे रेगुलेट करता है, चलो उसको समझते हैं। एडीएच दो तरीके से रेगुलेट करता है। एडीएच के दो नाम है, एक है एंटी डाययूरेटिक, एक है वैसोप्रेसिन। दोनों तरीके को अपन पढ़ेंगे कि वो एडीएच वाला फंक्शन कैसे करता है और वैसोप्रेसिन वाला फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पर अपन डालेंगे ए, पहले देखेंगे एडीएच वाला फंक्शन। तो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि जब बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस होता है, यह है अपनी वेसल, इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड। अब फ्लूइड का लॉस होगा मतलब फ्लूइड बॉडी से बाहर जा रहा है, तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? तो ब्लड वॉल्यूम घटेगी। अगर ब्लड वॉल्यूम घटेगी तो बीपी घटेगा। अगर बीपी घटेगा तो उसके साथ साथ जीएफआर भी कम हो जाएगी। अब ये जीएफआर जो कम हो गई, ये किडनी को सहन नहीं हुई। अब किडनी को सहन नहीं हुई तो किडनी ने बोला बेटा इसको तो सुधारना पड़ेगा। ब्लड वॉल्यूम कम हो गई, बीपी कम हो गया, जीएफआर कम हो गई, अब इसको सुधारना है। इसको सुधारने के लिए हमने किसको बुलाया बेटा? एडीएच को। इसको सुधारने के लिए हमने किसको बुलाया? एडीएच को। जैसे ही फ्लूइड की कमी हुई, फ्लूइड की कमी मतलब H2O की कमी, पानी कम हो गया। पानी कम हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बीपी कम हो गया, जीएफआर कम हो गया। जीएफआर कम होते ही हमने आवाज लगाई बेटा अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अगर पानी कम हो रहा है, मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? पानी कम हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। अब इस ऑस्मोलैरिटी को सेंस किया ऑस्मो रिसेप्टर्स ने। किसने सेंस किया? ऑस्मो रिसेप्टर्स ने, जो कि कहां प्रेजेंट थे? प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। कहां प्रेजेंट थे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास थर्स्ट सेंटर भी होता है, ईटिंग का सेंटर भी होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी वैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इस ऑस्मोलैरिटी को सेंस किया ऑस्मो रिसेप्टर ने और ये हो गए एक्टिवेट कि बेटा जीएफआर कम हो रहा है, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। इसने क्या रिलीज किया? इसने रिलीज किया एडीएच बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। लेकिन ये कहां जाके स्टोर हो जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस में, और रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से वाया न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसको बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहां से एडीएच निकला पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और एडीएच ने एक्ट किया किसके ऊपर बेटा? एडीएच ने एक्ट किया लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा एज इट इज। लेटर पार्ट मतलब पीछे वाला पार्ट, दैट इज डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। वहां से क्या कराना स्टार्ट कर दिया बेटा? रीएब्सॉर्प्शन। क्या कराना स्टार्ट कर दिया? रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये वाटर चला जाएगा वापस यहां पर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगी, हो गया रेगुलेशन। पानी की कमी थी, पानी की कमी पूरी कर दी, जीएफआर जो कम थी जीएफआर को बढ़ा दिया। दिस इज हाउ एडीएच रेगुलेट्स द किडनी फंक्शन। समझ में आया? बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, बीपी कम हुआ, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, सेंस की ऑस्मो रिसेप्टर ने जो प्रेजेंट थे हाइपोथैलेमस में, उन्होंने रिलीज किया एडीएच वाया न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसने काम किया जाके लेटर पार्ट दैट इज डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे। उनको बोला चलो बेटा वाटर को रीअब्सॉर्ब करो। मैंने बताया था डीसीटी से कैसा होता है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। तो अगर कंडीशन आ गई तो रीअब्सॉर्प्शन होगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, वापस जाएगा, वापस से बीपी बढ़ जाएगा, यहां से H2O बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, बीपी बढ़ा, मतलब
जीएफआर बढ़ा तो अपना काम खल्लास। अब बोलोगे सर ये बढ़ाता ही गया बढ़ाता ही गया बढ़ाता ही गया तो क्या हुआ? उसी के लिए तो बेटा फीडबैक मैकेनिज्म होता है, अपनी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। अगर काम पूरा हो गया है तो उसको बंद करने की बारी। अब जब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या होने लगेगी बेटा? ऑस्मोलैरिटी कम होने लगेगी। ऑस्मोलैरिटी कम होने लगेगी। इस ऑस्मोलैरिटी को अगेन इस ऑस्मोलैरिटी को सेंस करेंगे वापस से ऑस्मो रिसेप्टर और हो जाएंगे बंद। हो जाएंगे बंद। यहाँ से एडीएच हो जाएगा बंद। एडीएच का सिक्रीशन कम तो ये यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो सेंस किया ऑस्मो रिसेप्टर ने, अब ऑस्मोलैरिटी कम हो गई वापस से सेंस कर लिया ऑस्मो रिसेप्टर ने। इस तरीके से एडीएच ने रेगुलेट कर दिया अपना किडनी के फंक्शन को। ये था एडीएच का एडीएच वाला रोल। अब आते हैं एडीएच के दूसरी बात पे जिसको बोलते हैं बेटा वैसोप्रेसिन। जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। एक मिनट में पानी पी लूंगा। वैसोप्रेसिन, पानी की कमी थी तो ब्लड वॉल्यूम कम था तो बीपी कम था तो जीएफआर कम था। अब आया हमारा मसीहा इसको सही करने। कौन आया यहाँ पर? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ने क्या कर दिया? प्रेस। वैसो मतलब वेसल, वेसल को किया प्रेस। प्रेस मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कर दिया? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। एक पाइप है, उस पाइप से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, मैंने उसको दबा दिया तो पानी तेज निकलेगा कम? क्या अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, वेसल को पिचका दिया तो जो बीपी कम था वो एज अ रिजल्ट क्या हो गया? बीपी इंक्रीज हो गया। बीपी इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया? जीएफआर इंक्रीज हो गया। तो ये था उसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला रोल और ये था उसका एडीएच वाला रोल। तो इन दोनों तरीके से रेगुलेट करता है एडीएच किडनी के फंक्शन को। और जब जीएफआर वापस बढ़ जाएगी तो वापस से नेगेटिव फीडबैक जाएगा और एडीएच का रिलीज होना बंद हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेटर सेंस करेंगे और एडीएच के रिलीज को बंद करा देंगे। तो ये थे दोनों रोल, एडीएच का एडीएच वाला रोल और वैसोप्रेसिन वाला रोल। ऑब्जर्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ऑब्जर्व करेंगे फिर बस आगे बढ़ते हैं। अगले हमारी अगले टॉपिक पे दैट इज रेगुलेशन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझ लेना। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी 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 मतलब पूरी ही पूरी चांसेस है, एकदम हद से ज्यादा पूरी। तो इसको हम समझते हैं अब। नाउ व्हाट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस? पेन कहां रख दिया मैंने? जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस को समझते हैं कि ये होता क्या है और इसी को बोलते हैं रास मैकेनिज्म। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, लेकिन अभी हलवा कर देंगे इसको 2 मिनट। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है पूरी दुनिया में कोई नहीं समझा रहा है, लेकिन हम समझेंगे। सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन पे आते हैं सब इसके, अपन फंक्शन पे नहीं आएंगे, पहले होता क्या है वो समझते हैं। ये था हमारा बोमन्स कैप्सूल, ये था हमारा डीसीटी, यहाँ था हमारा ग्लोमेरुलस, ये है एफिरेंट आर्टरियल बड़ा है, ये है इफरेंट आर्टरियल छोटा है। क्या पढ़ा था? डीसीटी में कौन सा एपिथेलियम होता है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो उसकी सेल्स है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की, और ये नियर टू एफिरेंट आर्टरियल जब कांटेक्ट में आती है तो ये कैसे हो जाती है? डेंसली पैक्ड। डेंसली पैक्ड हो जाती है नियर टू एफिरेंट आर्टरियल। नियर टू एफिरेंट आर्टरियल डेंसली पैक्ड हो जाती है, और इन डेंसली पैक्ड सेल को ही क्या बोला जाता है बेटा? मैक्यूला डेंसा। क्या बोला जाता है? मैक्यूला डेंसा। इस बात का तो जिक्र एनसीईआरटी में दूर दूर तक भी नहीं है, मैक्यूला डेंसा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए कि जेजी एपरेटस, जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस होता क्या है। अब यह है एफरेंट आर्टरियल। अब मैंने आपको बताया था आर्टरीज में 3 लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ये हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना,
ये हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली को मान लेते हैं मीडिया, और ये हो गई ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। और जो मीडिया वाली लेयर होती है, मैंने आपको बताया था, वो स्मूथ मसल सेल से बनी होती है। ये मस्कुलर लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल सेल से बनी होती है, स्मूथ मसल सेल्स की बनी होती है। इन स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल को ही बेटा क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, क्या बोला जाता है, जेजी सेल्स, क्या बोला जाता है, जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और डीसीटी और एफरेंट आर्टरी के बीच में कुछ एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद नहीं रखना, मेसेंजियल सेल्स। इस पूरे एपरेटस को, इस पूरे एपरेटस को ही बोला जाता है बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसमें जेजी सेल्स, मेसेंजियल सेल्स और मैक्यूला डेंसा आ जाए, इस पूरे एपरेटस को बोला जाता है बेटा जेजी एपरेटस। इसके अंदर क्या ऑपरेट होता है बेटा, रास मैकेनिज्म। अब ये रास मैकेनिज्म क्या है उसको समझते हैं। जेजी सेल्स क्या होती है, एकदम डिटेल में बताइए, किसी को भी ये समझ में नहीं आती है। अब इसके अंदर ही क्या ऑपरेट होता है बेटा, जेजी एपरेटस के अंदर रास मैकेनिज्म। अब रास मैकेनिज्म क्या है बेटा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। नाम तो बहुत ही खतरनाक है सर, कुछ नहीं है, 2 मिनट में खत्म करते हैं। रास मैकेनिज्म क्या है, ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है ना बेटा, इनके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, रेनिन। रेनिन स्टमक वाला रेनिन नहीं, सिंगल एन वाला, स्टमक में होता है डबल एन। रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। और जो ये जेजी सेल्स होती है ना, इनके पास क्या होता है, दे हैव बैरो रिसेप्टर्स। क्या होते हैं इनके पास, हैव बैरो रिसेप्टर, मतलब ये प्रेशर को सेंस कर सकते हैं, बैरो रिसेप्टर है। अब जैसे ही क्या हुआ, बीपी कम हुआ, जीएफआर कम हुई, बीपी कम हुआ, जीएफआर कम हुई, किसने सेंस किया, जेजी सेल्स ने। किसने सेंस किया, जेजी सेल। क्या रिलीज किया, रिलीज रेनिन। क्या रिलीज किया उन्होंने, रेनिन को रिलीज कर दिया। अब रेनिन ने क्या किया, अपने सबस्ट्रेट, इसके सबस्ट्रेट पे जाके काम किया, उसको तोड़ दिया। अब इसका सबस्ट्रेट क्या था, रेनिन ने क्या किया, अपने सबस्ट्रेट पे काम किया जाके, जो था एंजियोटेंसिनोजन। ये कहां से आ रहा था, ये कहां से आया ब्लड में, लिवर से। ये कहां से आया ब्लड में, लिवर से, एंजियोटेंसिनोजन। इसने इसके तोड़ के टुकड़े कर दिए, और क्या बना दिया बेटा, एंजियोटेंसिन 1। क्या बना दिया बेटा, एंजियोटेंसिन 1। अब लंग्स से एक एंजाइम आता है, जिसका नाम है बेटा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस। क्या नाम है बेटा, एस, जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एंजियोटेंसिन 2। ये प्रोसेस चलता है, इसको बोलते हैं रास। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मैंने आपको पाथवे बताया। एंजियोटेंसिनोजन किसका सबस्ट्रेट है, रेनिन का। रेनिन इस पे वर्क करता है। एंजियोटेंसिन कितने अमीनो एसिड का होता है, 453 अमीनो एसिड, जिसको टुकड़े टुकड़े करके वो कन्वर्ट कर देता है 10 अमीनो एसिड में, जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 को तोड़ देता है एस एंजाइम, कितने अमीनो एसिड में, 8 अमीनो एसिड में, और रिमूव कर देता है -2 अमीनो एसिड। तो आपसे पूछा जाए, बहुत ही डिटेल्ड बात है ये, एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने कितने अमीनो एसिड को रिमूव किया, 2 अमीनो एसिड को, जिनका नाम भी होता है, दैट इज ल्यूसीन एंड सिस्टीन। वो अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को बस 10 से 8 अमीनो एसिड का फाइनल प्रोडक्ट बन गया एंजियोटेंसिन। इसने आगे का काम संभाल लिया, इसने क्या किया बेटा, 3 काम किए, इसने काम किए 3। पहला, इसने एक्टिवेट कर दिया
एक्टिवेट थर्स्ट सेंटर इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जाके बोला थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करो बेटा, चुपचाप फटाफट। क्यों करो? ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है, बीपी कम हो रहा है, जीएफआर कम हो रही है, पानी पिएंगे, बहुत सारा पानी बॉडी में जाएगा, बॉडी में पानी जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। पहला काम इसने किया। दूसरा काम क्या? इट इज पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, बहुत ही पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। जैसे एडीएच ने भी वेसल को दबा दिया था, वैसे एंजियोटेंसिन ने भी जाके वेसल्स को दबा दिया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया, बीपी बढ़ा, जीएफआर बढ़ गया। तीसरा काम क्या? रिलीज एल्डोस्टेरोन। इसने क्या किया? एल्डोस्टेरोन के रिलीज को स्टिमुलेट किया। किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है? एड्रिनल ग्लैंड। उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया, वहां से कौन सा हार्मोन निकलवाया? एल्डोस्टेरोन। अब आप एंडोक्राइन में पढ़ेंगे कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराना। तो डीसीटी से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाया। कहां से? यहां पर एल्डोस्टेरोन काम करा, यहां से सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराया। अब जाएगा सोडियम तो उसके पीछे जाएगा क्लोरीन, तो नमक जहां जहां पानी हुआ वहां इनके इसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा, पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया, टॉपिक खत्म। दैट इज, इसको बोला जाता है रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। इस तरीके से इतना खतरनाक आपको मैंने समझा दिया है, एक बार ऑब्जर्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये होता है रास मैकेनिज्म, अच्छे को समझ नहीं आता है। जेजी एपरेटस ने क्या किया? सेंस किया किसको? बीपी लो को, क्योंकि उसके पास क्या थे? बैरो रिसेप्टर। तो जेजी सेल ने बीपी लो को सेंस किया। जैसे ही सेंस हुआ कि बीपी कम हो रहा है, क्या रिलीज कर दिया? रेनिन। रेनिन का सबस्ट्रेट था एंजियोटेंसिनोजन, जो कि लिवर से आ रहा था। उसने एंजियोटेंसिनोजन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 453 अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर दिया 10 अमीनो एसिड में। फिर उसके टुकड़े कर दिए लंग्स से आने वाले एक एंजाइम ने, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने, और माइनस कर दिए 2 अमीनो एसिड, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना दिया एंजियोटेंसिन 2, जो कितने अमीनो एसिड का था? 8 अमीनो एसिड का। फिर उसने 3 काम किए। हाइपोथैलेमस किया, बोला प्यास बढ़ा, पानी पीना है, पानी पी के ब्लड वॉल्यूम बढ़ानी है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ के बीपी बढ़ाना है, बीपी बढ़ा के जीएफआर बढ़ानी है। दूसरा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया, बीपी बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गई। तीसरा एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराया ताकि वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराए। सोडियम जाएगा, क्लोरीन जाएगा, NaCl गया, नमक जहां जहां पानी वहां उसके पीछे पीछे पानी भी रीअब्जॉर्ब हो गया। दैट इज रास मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन बाय किडनी। किडनी ने खुद ही अपने कंट्रोल कर लिया, जीएफआर कम हुई तो बढ़ा दिया। अब अपन ने एडीएच का तो देखा था कि ऑस्मो रिसेप्टर ने उसको सेंस करा, एडीएच ज्यादा होता गया तो नेगेटिव फीडबैक भेज दिया। क्या हो कि अगर ये रास मैकेनिज्म चलता ही जाए, इसको भी तो रेगुलेट करना है, इसको भी तो बंद करना है। इसको रेगुलेट करने के लिए आया अगला मायोजेनिक मैकेनिज्म, दैट इज बाय एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। जैसे ही बीपी वापस बढ़ता गया, क्या हुआ? हार्ट की वॉल्स में स्ट्रेचिंग होने लगी, हार्ट में ब्लड बहुत तेजी से जाने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। तो एट्रिया, हार्ट की जो एट्रिया की वॉल्स थी उनमें स्ट्रेचिंग होने लगी, और एट्रिया की वॉल में स्ट्रेच होती है, उन्होंने क्या रिलीज कर दिया? ANF। तो ANF कहां से रिलीज हुआ? व्हेन बीपी और ब्लड वॉल्यूम राइज, द वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ द हार्ट स्ट्रेच एंड रिलीज ANF। तो कहां से रिलीज होता है ये? वॉल्स ऑफ द एट्रियम से। और उसने क्या किया? वैसोडाइलेशन। एंजियोटेंसिन ने करा था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और बीपी बहुत ही बढ़ गया, अब उसको रेगुलेट भी तो करना है, तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन था उसको रिलैक्स करके वैसोडाइलेशन करा दिया। तो ANF क्या है? वैसोडाइलेटर। एंजियोटेंसिन क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ADH क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ANF क्या है? वैसोडाइलेटर। तो उसने वैसोडाइलेशन कराया, जो बढ़ा हुआ बीपी था उसको वापस नॉर्मल लेवल पे करा दिया। और इसने क्या किया? इनहिबिट कर दिया रेनिन के रिलीज को, और रास मैकेनिज्म को बंद करा दिया। तो इसने इनहिबिट कर दिया रेनिन के रिलीज को। तो इस तरीके से रास मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है ANF, और ADH के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ द किडनी। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैंने आपको ये तीनों रेगुलेशन समझाई है। एक बार क्विक वापस देख लेते हैं। जीएफआर, एडीएच का काम क्या है? हमेशा सिर्फ जीएफआर को बढ़ाना, कम करना नहीं। जब भी जीएफआर कम होगी बढ़ाने आएगा एडीएच। ऑस्मोलिटी को सेंस किया ऑस्मो रिसेप्टर ने, जो प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में, उन्होंने रिलीज किया एडीएच वाया न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडीएच ने किस पे एक्ट किया? लेटर पार्ट पे, नेफ्रॉन के लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन।
और कौन सा लेटर पार्ट, डीसीटी एनसीटी, वहां से रिएब्रेशन हुआ वाटर का, वाटर वापस गया, वाटर बढ़ा, ब्लड बढ़ा, बीपी बढ़ा, जीएफआर बढ़ गया, जीएफआर बढ़ा, ऑस्मोलिटी कम हुई, नेगेटिव फीडबैक गया, एडीएच खत्म हो गया। अगला रोल उसका वैसोप्रेसिन का, उसने कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया तो बीपी बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया। फिर आया कंट्रोल बाय ऑटो रेगुलेशन, खुद ही किडनी अपना खुद ही काम कर रही है। वो तो काम किया था एंडोक्राइन सिस्टम ने, एडीएच ने, इसमें खुद ही काम कर रही है। जेजी apparatus जो बनता है यहाँ पर एफिरेंट आर्टरियल और डीसीटी के बीच। ये भी पूछा जाता है कि जेजी apparatus किसके बीच में बनता है, एफिरेंट आर्टरियल और डीसीटी के बीच। किसके बीच में बनता है ये, एफिरेंट आर्टेरियोल प्लस डीसीटी। अगर पीसीटी लिखा जाए तो गलत आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, एफिरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी। जेजी सेल्स थी, उन्होंने पास क्या थे, बैरो रिसेप्टर। बीपी लो को सेंस किया, जैसे ही सेंस किया रेनिन को रिलीज किया। रेनिन ने अपने सबस्ट्रेट पे काम किया, एंजियोटेंसिनोजन को उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। उसके टुकड़े किए एस एंजाइम ने, तो उसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। जो फाइनल प्रोडक्ट उसने काम किया 3 काम। हाइपोथैलेमस से बोला थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करो, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाया और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाया। ये था अपना रास मैकेनिज्म। इसमें एक बात और थी कि अपना जेजी सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं बेटा इरिथ्रोपोइटिन। क्वेश्चन आ चुका है, तो जेजी सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इरिथ्रोपोइटिन। तो आपसे पूछे किडनी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किडनी से सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। किडनी में भी कहां से रिलीज होता है, बाय जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, एफरेंट आर्टरियोल या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से। इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन, अपनी बॉडी में आरबीसी को प्रोड्यूस करना। क्या करना, आरबीसी का नंबर बढ़ाना, आरबीसी प्रोड्यूस करना। तो ये हो गया अपना कंप्लीट टॉपिक। अगला था एएनएफ। अगर रास मैकेनिज्म को बंद करना है तो एएनएफ आएगा, एएनएफ वैसोडाइलेशन कराएगा और रेनिन के रिलीज को बंद करा देगा, रास मैकेनिज्म बंद हो जाएगा। दैट इज रेगुलेशन ऑफ द किडनी। अब अगला पार्ट आता है मिक्चुरेशन। अगला पार्ट आता है अपना मिक्चुरेशन। उसको समझते हैं बेटा कि मिक्चुरेशन क्या होता है। मिक्चुरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन को रिलीज करने के प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। वो क्या होता है अब समझते हैं। ये थी अपनी प्यारी प्यारी किडनी, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं बन रही यार आज। यहां से आया यूरिटर, ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिथ्रा। अब मैंने आपको बताया था यूरिनरी ब्लैडर के बाहर कौन सी मसल होती है, डिट्रेसर मसल। कौन सी मसल होती है, डिट्रेसर मसल। छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। मिक्चुरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यूरिन को निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं, रिलीज ऑफ यूरिन को बोलते हैं मिक्चुरेशन। और इस प्रोसेस को निकालने वाले रिफ्लेक्स जिसमें जो न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, द न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब यूरिनेशन होता कैसे, हमारे अंदर यूरिन भर गया, लेकिन हमको कैसे पता चला कैसे होगा यूरिन। किडनीज में यूरिन भरा, नेफ्रॉन में यूरिन बना, वाया यूरिटर आ गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यहाँ पर इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होने लगा। जब यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होने लगा, तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग होने लगी, स्ट्रेचिंग होने लगी। जब पानी भरता है, यूरिन भरता है, तो हमारी स्ट्रेचिंग होने लगी। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या है ये, स्ट्रेच रिसेप्टर, जो इस स्ट्रेचिंग को सेंस करते हैं, जो इस स्ट्रेचिंग को सेंस करते हैं और सिग्नल पहुंचा देते हैं टू सीएनएस। ये था अपना सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन। वाया सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल गया, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल गया स्ट्रेचिंग का सीएनएस पे, वाया मोटर न्यूरॉन, वाया मोटर न्यूरॉन सिग्नल आया कि भाई यूरिनेशन करना है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक इनर इंस्फिंक्टर, एक आउटर इंस्फिंक्टर। और जो पहले क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, दोनों क्लोज होते हैं। अब जैसे ही यूरिन भरा, इसमें स्ट्रेचिंग हुई, सिग्नल गया,
CNS पे कि भाई स्फिंक्टर को ओपन करो, स्फिंक्टर को ओपन करो। मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आया और इस स्फिंक्टर को क्या करा दिया, ओपन। और यहां पर अपना कंप्लीट हो गया मैच्योरेशन, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। मतलब पूरा काम हुआ इनवॉलेंट्री। क्या हमने कुछ किया? जहां भी वर्ड आ जाए रिफ्लेक्स, वो क्या होता है? इनवॉलेंट्री। क्या यूरिन निकालना इनवॉलेंट्री है? क्या अपने कंट्रोल में नहीं है? इस प्रोसेस जो अभी तक हुआ ये पूरा इनवॉलेंट्री था, लेकिन क्या यूरिन निकला? क्या यूरिनेशन हुआ? नहीं। नीचे था एक और इंस्पेक्टर, एक और इंस्पेक्टर जो कि कैसा था? वॉल्यूंटरी, जो कि कैसा था? वॉल्यूंटरी। तो यहां से जो फंक्शन गया, सिग्नल आया, ये था मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। लेकिन अभी यूरिनेशन नहीं हुआ। जो हमारे कंट्रोल में है वो है नीचे वाला स्फिंक्टर जो था वॉलंटरी, जिसको हम देंगे वॉलंटरी सिग्नल, वॉलंटरी सिग्नल, और निकल जाएगा हमारा यूरिन और कंप्लीट हो जाएगा हमारा मैच्योरेशन, कंप्लीट हो जाएगा हमारा मैच्योरेशन। तो ये था हमारा टॉपिक मैच्योरेशन। यूरिन भरा, स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग को सेंस किया, सिग्नल भेजा गया सीएनएस पे, सीएनएस से सिग्नल आया, सीएनएस से सिग्नल आया वापस यूरिनरी ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर में और ओपन कर दिया गया इस इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर को। लेकिन तब तक वॉलेंट्री स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा, यूरिनेशन नहीं होगा। फिर जब हमारा मन हुआ, हमको सही जगह मिली, हमको सुलभ शौचालय मिला या हमारे घर का टॉयलेट मिला, हमने नीचे वाले स्फिंक्टर को ओपन किया और कर दिया हमारा मूत्र विसर्जन। दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। इसको बोलते हैं मैच्योरेशन। थोड़ी सी वैल्यूज बता देता हूँ एक दो। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर 220 ml भर जाता है तो हमको फील होने लग जाता है, स्ट्रेचिंग होने लग जाती है। 320 ml पे सिग्नल चला जाता है यूरिनेशन का, 320 ml पे सिग्नल चला जाता है। 500 ml पे बहुत भयंकर स्ट्रेचिंग होने लग जाती है कि हाँ भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गया। और मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी कितनी है? 1000 ml। क्या इससे ज्यादा जाएगा तो फट जाएगा? नहीं बेटा, फटेगा नहीं, फटेगा नहीं, इतना भर सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूं। जब यहां से ये भर जाएगा 1000 ml, फिर भी हमने यूरिनेशन नहीं किया तो सिग्नल जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और नहीं हो तो फिर बैक फ्लो होगा, फटेगा नहीं, वापस से बैक फ्लो होने लग जाएगा यूरिन का। तो इतना सिग्नल जाएगा कि हमारे को निकालना ही पड़ेगा यूरिन। तो सवाल क्या आता है यहाँ से? सवाल ये आएगा कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर खराब हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर खराब हो जाए तो क्या यूरिनेशन होगा? सवाल तो यह आएगा जब भी। और आ चुका है शायद ये नीट में क्वेश्चन एक बार कि स्ट्रेच रिसेप्टर खराब हो जाए तो क्या होगा। तो आपसे पूछा जाए कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर खराब हो जाए तो यूरिनेशन होगा ही नहीं। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर खराब हो गए तो स्ट्रेचिंग को सेंस करेगा ही नहीं, सिग्नल जाएगा ही नहीं। तो ये वाला जो इनवॉल्यूंटरी इंस्पेक्टर है ये कभी खुलेगा ही नहीं। हमारे कंट्रोल में कौन सा है? नीचे वाला। अगर ऊपर वाला खुला ही नहीं तो यूरिनेशन होगा ही नहीं। तो क्या यूरिनरी ब्लैडर फट जाएगा? नहीं। इसका ऑपरेशन होता है, इसको रिलैक्स करवाना रहता है, या फिर सर्जिकल एक पाइप डाला जाता है, उससे हम यूरिनेशन करवाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेच रिसेप्टर खराब हो जाए तो क्या यूरिनेशन होगा? यूरिनेशन नहीं होगा, ऊपर वाला रिसेप्टर रिलैक्स हो ही नहीं पाएगा। तो ये था हमारा मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, और पूरा प्रोसेस यूरिन का निकल जाना उसको बोलते हैं मैच्योरेशन, उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। कितनी कैपेसिटी है हमारी? 1000 ml, 1000 ml तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मैच्योरेशन। अब तो बहुत सिंपल टॉपिक है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर, जिसको हम 5-5 मिनट में खत्म करेंगे। हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम था हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालना। तो क्या सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है जो वेस्ट को निकालता है? क्या और कोई ऑर्गन्स नहीं है जो वेस्ट को हमारी बॉडी से निकाल रहे हैं? हाँ, हमारी बॉडी में और भी ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी से वेस्ट को निकाल रहे हैं, जैसे कि लंग्स, स्किन, लिवर। तो आपसे पूछा जाए क्या ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? नहीं 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 नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट कौन कौन से? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। क्या लंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? नहीं। क्या स्किन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? नहीं। क्या लिवर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? नहीं। क्या ये एक्सक्रीशन करते हैं? यस, लेकिन ये पार्ट नहीं है। अभी एक्सक्रीशन क्या करते हैं वही एनसीईआरटी ने बताया है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन की। इनका अदर ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में कैसे काम है? लंग्स रिमूव करती है अबाउट 200 ml ऑफ CO2, हम CO2 निकालते हैं, वो भी क्या है हमारे लिए? वेस्ट है। और 400 ml ऑफ वाटर। क्या सर लंग्स से पानी कब से निकलने लग गया? बेटा सर्दियों में धुआं निकलता है, या फिर आप ऐसे करके देखो, आपको एक मॉइस्चर फील होगा, वो क्या है? वाटर वेपर्स। तो लंग्स से वाटर भी निकलता है और CO2 भी निकलता है, और ऑल्सो एक्सक्रीट वोलेटाइल सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल, ईथर। जरूरी नहीं हमको याद रखना है CO2। और वैसे स्किन से क्या निकलता है? एक्सक्रीट अबाउट 18 लीटर ऑफ CO2 पर डे।
18 लीटर ऑफ CO2 भी स्किन से निकलती है। स्किन के पास 2 ग्लैंड्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते, कौन कौन से होते हैं? ये शायद 18 लीटर वाली बात यहाँ पर गलत छप गई है। ये जो 200 ml ऑफ नहीं, इसको काट दो, स्किन से CO2 नहीं निकलता, इसको हम अभी काट देते हैं, ये वाली यहाँ पर गलत हो गई। हमको लंग्स से याद रखना है CO2 का, स्किन से क्या निकलता है वो अभी पढ़ते हैं हम, इसको हटा के। चलो, ओह क्या हो गया ये, इतनी मेहनत करने के बाद भी मिटा नहीं। चलो चलो चलो, हो गया, थैंक यू सो मच। स्किन के पास 2 ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? हमारा पसीना, जिसमें क्या होता है 99% वाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा यूरिया, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड, थोड़ा सा अमीनो एसिड, थोड़ा सा ग्लूकोज, हेल्प इन कूलिंग ऑफ बॉडी, ताकि हमारी बॉडी कूल हो सके। तो स्वेट निकल रहा है, स्वेट के साथ साथ गंदगी भी निकल रही है, इससे एक्सक्रीशन में मदद हो गई। फिर आता है सेबेशियस ग्लैंड, जो कि हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सेक्रेट करते हैं? सीबम, ऑयली सब्सटेंस, इसके अंदर वैक्स होती हैं, स्टीरोल्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं एंड लुब्रिकेट करते हैं हमारी स्किन को। इन एक्वेटिक एनिमल्स स्किन हेल्प्स इन अमोनिया एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन, और एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिशेस में स्किन से क्या निकलता है? अमोनिया। तो ये था रोल स्किन का। लिवर क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में। बाइल पिगमेंट्स जैसे कि बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, इन सारी चीजों को क्या करता है? वो इंटेस्टाइन में डाल देता है बाइल जूस के जरिए। अब बाइल जूस के जरिए इंटेस्टाइन में जाके ये अपने फीसेस अपनी पॉटी के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये था रोल ऑफ लंग स्किन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, हमारा डिसऑर्डर्स। चलो डिसऑर्डर खत्म करते हैं फटाफट से, लास्ट टॉपिक है आज का और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब अगर किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होंगे। जब भी कोई ऑर्गन काम नहीं करता है तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हमने सर्कुलेशन में पढ़ा सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, ब्रीथिंग में पढ़ा ब्रीथिंग डिसऑर्डर, वैसे एक्सक्रीशन के भी डिसऑर्डर है। पहला डिसऑर्डर आता है यूरेमिया। अब किडनी का काम है एक्सक्रीशन करना और हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। अगर हम यूरिया को अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाए ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द किडनी, तो ब्लड में यूरिया बढ़ने लगेगा और ब्लड में यूरिया बढ़ने लगा, उसी बीमारी को बोल दिया यूरेमिया। मिया मतलब ब्लड, ब्लड में कुछ चीज बढ़ गई, क्या बढ़ गई? यूरिया। अकोमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू किडनी फेलियर, किडनी के ढंग से काम ना करने की वजह से ब्लड फिल्टर नहीं हो पाया, ब्लड फिल्टर अच्छे से नहीं हो पाया तो ब्लड में क्या बढ़ता गया? यूरिया, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, जिससे अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो डेथ हो सकती है। अब इसको ट्रीट करने का जो है टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है, बीमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको ट्रीट करेंगे वाया 2 प्रोसेस, एक है परमानेंट, एक है टेम्पररी। टेम्पररी प्रोसेस क्या है बेटा? हीमोडायलिसिस। ब्लड इज फिल्टर्ड यूजिंग अ डायलाइजिंग यूनिट विद अ सेलोफोन मेम्ब्रेन एंड डायलाइजिंग फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा, बट विद क्या बोल दिया है, सब समझ में नहीं आया। और एक है परमानेंट मेथड जो कि है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। पहले पढ़ते हैं हम हीमोडायलिसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता रहता है। हीमोडायलिसिस अब ये हीमोडायलिसिस क्या है बेटा वो पढ़ते हैं। हमारे एक अंकल जी थे जिनकी 2 किडनी खराब हो चुकी थी, किडनी ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो उन अंकल जी के ब्लड में यूरिया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब अंकल जी की यूरिया निकालनी थी और ब्लड को फिल्टर करना था, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको कनेक्ट कर दिया गया एक मशीन से, जिस मशीन में उनका ब्लड गया, ब्लड से यूरिया निकाला और फिल्टर्ड ब्लड को वापस डाल दिया गया। इसी प्रोसेस को बोला गया हीमोडायलिसिस। आप सभी ने सुना होगा कि यार उनकी किडनी खराब है, उनको हीमोडायलिसिस कराने जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, ब्लड फिल्टर कराने जाना पड़ता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या मतलब हुआ समझते हैं। ये हमारे अंकल जी थे जिनका हाथ है, प्यारा सा हाथ, कितनी उंगली हो गई? बहुत सारी उंगली हो गई अंकल जी की। तो ये अंकल जी का अंगूठा, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली और ये हाथ। ये थी अंकल जी की आर्टरी, अंकल जी की आर्टरी। ये थी अंकल जी की वेन, ये थी अंकल जी की वेन। इस आर्टरी में इनके ब्लड में क्या था? यूरिया बहुत ज्यादा था।
कैसा है? यूरिया वाला, यूरिया 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 यूरिया, बहुत ज्यादा यूरिया। अब बहुत ज्यादा यूरिया था, वो समझते हैं कि कैसे इस यूरिया को निकाला गया। इनको एक मशीन से कनेक्ट कर दिया गया जिसको बोला गया हीमोडायलाइजर। एक मशीन से कनेक्ट कर दिया गया, ये मशीन हम बनाते हैं। इनको एक मशीन से कनेक्ट कर दिया गया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। इसके अंदर थी सेलोफेन ट्यूब। क्या थी? सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन एक मटेरियल होता है जिसकी ट्यूब होती है। एक सेकेंड। चलो, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए ना बेटा अपना। चलो समझते हैं अब कहानी को। समझते हैं अब कहानी को। इन अंकल जी के ब्लड को फिल्टर करना था। इस फिल्टर करने के लिए इनको इस मशीन से कनेक्ट किया गया। इस मशीन को इनसे कनेक्ट करके इनसे ब्लड निकाला गया। अब बोलते हैं कहाँ कनेक्ट करें, आर्टरी से वेन से। एनसीईआरटी बोलती है कि कनेक्शन दे दो किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी। तो हमने कनेक्शन लिया कन्वीनियंट आर्टरी से, कन्वीनियंट आर्टरी से, और यहां से इनका ब्लड गया इस मशीन के अंदर। अब ब्लड गया इस मशीन के अंदर। अब इस में था क्या, इस हीमोडायलाइजिंग में क्या था? इसके अंदर था बेटा डायलाइजिंग फ्लूइड। इसके अंदर क्या था बेटा? यहां पर लिखते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या था? डायलाइजिंग फ्लूइड। एग्जैक्टली सेम एज, जो कि एग्जैक्टली किसकी तरह था? प्लाज्मा, लेकिन उसमें क्या था? बट विदाउट यूरिया। लेकिन उसमें क्या नहीं था? बस यूरिया। इसके अंदर एक डायलाइजिंग फ्लूइड डाला जो कि जिसका कंपोजिशन किसके जैसा था? बिल्कुल सेम टू सेम प्लाज्मा की तरह, इसके ब्लड की तरह। बस उसके अंदर क्या नहीं था बेटा? यूरिया। सारे कंपोनेंट थे प्लाज्मा के जैसे, सिर्फ क्या नहीं था? यूरिया। अब क्या हुआ? इसके अंदर है यूरिया, इसके अंदर यूरिया नहीं है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या हुआ? यूरिया बाहर आने लगा। यहां से यूरिया बाहर आने लगा, यहां से यूरिया बाहर आने लगा। क्या आने लगा बाहर? यूरिया। और ब्लड हमारा होने लगा साफ। और इस साफ ब्लड को वापस से कनेक्ट कर दिया गया वेन से। आर्टरी से क्यों नहीं सर? क्योंकि बेटा आर्टरी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हाई प्रेशर में ही और ब्लड डाल देंगे तो हार्ट पे लोड आ जाएगा और देखो दिक्कत आ सकती है। वेन्स का प्रेशर लो होता है, तो उसको कनेक्ट कर दिया गया वेन से और इस फिल्टर्ड फ्लूइड को वापस डाल दिया गया, वापस डाल दिया गया इंसान के अंदर, अपने अंकल जी के अंदर। अब एक सवाल आएगा, सर बॉडी से ब्लड बाहर निकाला तो ब्लड में क्लॉटिंग क्यों नहीं हुई? इसीलिए तो बेटा यहाँ पर क्या ऐड करा था? एक यहाँ पर ऐड किया था एक एंटी एंटी नहीं, क्या है ये? यहाँ ऐड किया हेपेरिन लाइक, हेपेरिन लाइक, हेपेरिन तो ब्लड में होता है, हेपेरिन लाइक एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट जो ब्लड को कोगुलेंट होने से बचाए, ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो। और जब वापस डालने लगे तो ब्लड कोगुलेट होने से बचाने के लिए एंटी कोगुलेंट डाला था, वापस क्या डाल दिया यहाँ पर? एंटी हिपेरिन, एंटी हिपेरिन, ताकि उस हेपेरिन का काम यहाँ पर खत्म हो जाए। तो यहाँ पर क्लॉट होने से रोकना था तो हेपेरिन डाल दिया।
अब वापस जाना है बॉडी के अंदर, तो हेपेरिन का काम खत्म करने के लिए एंटी हेपेरिन डाल दिया, हेपेरिन का काम करने के लिए एंटी हेपेरिन डाल दिया, और ये जो यूरिया वाला था इसको यहां से ड्रेन आउट कर लिया गया और यहां से फ्रेश फ्लूइड डालते गए, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड यहां से डालते गए। इसको बोलते हैं बेटा हीमोडायलिसिस। गंदे ब्लड को इसमें लेना, यूरिया निकालना, साफ ब्लड वापस डाल देना। इसको यहाँ पर था डायलाइजिंग फ्लूइड जिसके अंदर सेम कंपोजिशन था प्लाज्मा की जैसे, बस उसमें यूरिया नहीं था। और ये है बेटा सेलोफेन ट्यूब। क्या है बेटा ये, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। तो ये था अपना बेटा हीमोडायलिसिस। ये है टेम्परेरी सॉल्यूशन, बार बार जाना पड़ता है, हफ्ते में एक दो बार, हफ्ते में 2 बार, कभी हफ्ते में 3 बार, कभी महीने में 2 बार, सबका अलग अलग होता है। जिसका ज्यादा किडनी खराब है उसको ज्यादा बार जाना पड़ता है। बहुत ही विग्रस प्रोसेस है हॉस्पिटल जाना, टेम्परेरी, लेकिन अभी यही चल रहा है बहुत ही ज्यादा लेवल पे। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, दिस मेथड इज अ बून फॉर 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट। बून मतलब एक मिरेकल, एक जादू है यूरेमिक पेशेंट्स के लिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन वो इतनी आसानी से हो नहीं जाता, इसमें रिजेक्शन होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। आप किसी किडनी लोगी, अपनी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। अपनी बॉडी में टी सेल्स होती हैं जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में मेन रोल प्ले करती हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन है हीमोडायलिसिस। ये था अपना हीमोडायलिसिस। अगला आती है बीमारी रीनल कैलिकुलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रीनल कैलिकुलाई सिंपल है, पथरी हो गई, पत्थर जम गया, सबने सुना है यार उसकी पथरी हो गई, उसकी पथरी हो गई। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन विद इन किडनी, दिस कैलिकुलाई आर मेड ऑफ, किसके होते हैं पत्थर, कैल्शियम फॉस्फेट के, यूरिक एसिड के, सिस्टीन के, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के। सिंपल था, कुछ नहीं हुआ। इसको एक और नाम बोलते हैं यूरिलोथियासिस, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। यह है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस, जहां भी जिस भी बीमारी के पीछे लगा जाए आइटिस, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन, थोड़ा फूल जाना। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए तो क्या फिल्ट्रेशन ढंग से हो पाएगा, अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, फिल्ट्रेशन होने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी में दी हुई डिजीजेस, जब हमने डिटेल में पढ़ ली है। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। खत्म होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था, नहीं समझ आया तो एक बार और देखना और अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैं चाहूँ तो एनसीईआरटी पढ़ा के 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन पास नहीं होने वाले, ना नीट के सवाल सॉल्व होने वाले। डिटेल में जाना पड़ता है क्योंकि नीट का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको नेट जेआरएफ लेवल तक की बातें बताता हूँ क्योंकि मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 61। तो मैं चाहता हूँ कि जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक ही मैं बच्चों को डिलीवर करूँ। एनसीईआरटी पढ़ाना तो बहुत मामूली खेल है, जितना लंबा ये लेक्चर हुआ है उतना आधे टाइम में एनसीईआरटी वाली बातें खत्म हो जाती है। लेकिन ये सब चीजें, जेजी एपेरेटस क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, कहीं एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं दे रखा है। फिर ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से इस टॉपिक को समझाना आसान में मैंने आपके लिए कर दिया है। अब आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से लेक्चर देखेंगे और दोबारा इसको समझ लेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे हमारा, या तो मतलब वो लोकोमोशन मूवमेंट या फिर जो भी सही मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, सबका दिन अच्छा हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।